अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है तो वो हमने देखना है कि 10th की बायो स्टार्ट कर रखी थी, चैप्टर 1 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इससे पीछे हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लंग्स, एयर पैसेजवे, ये सारी चीज़ डिटेल से डिस्कस कर ली है। आज हमने जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, मतलब कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, आज हमने वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, 4-5 आपकी 10th की बायो की बुक के अंदर भी बयान किए गए हैं, जिनको हमने फर्दर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते क्यों हैं? ये ज़्यादातर एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है एयर पोल्यूट होगी, एयर में आलूदगी होगी, उस एयर में हम सांस लेंगे तो हमें क्या होंगे? डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस क्रिएट होंगी। ठीक है, और आजकल तो आप देख लें कि मतलब जिस तरह का जो हमारा प्रेजेंट इरा चल रहा है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। मतलब आप पहले तो अर्बन एरियाज़ के अंदर ही पोल्यूशन होती थी, अब रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में भी बहुत पोल्यूशन है। वहाँ पर भी गाड़ियाँ आम हैं, हर किसी ने अपनी अपनी सेपरेट जो है ना गाड़ी रखी हुई है। रेफ्रिजरेटर अब हर घर में आम हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना, तो अर्बन एंड रूरल एरियाज बोथ आर इफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो क्वांटिटी है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की रफ्तार है, वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। ठीक है, देयर आर वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन, सम आर लिस्टेड बिलो, जिनको हमने एक एक करके डिस्कस करना है। देयर बेसिक रीजन इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, के शहरी और देहाती इलाकों में भी अब एयर पोल्यूशन होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो उनसे है ना, वो क्या हो चुके हैं? आम हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो आपकी बुक में भी है, वो सबसे पहला हमारे पास क्या है? ब्रोंकाइटिस, उसके बाद एम्फीसीमा, नमोनिया, अस्थमा एंड लंग कैंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में से आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज एम्फीसीमा, व्हाट इज नमोनिया, व्हाट इज अस्थमा, व्हाट इज लंग कैंसर। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे मोस्टली जो अक्सर आते हैं, सिम्टम्स आपसे इनकी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ये किस तरीके से होते हैं। ठीक है, वैसे भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जब भी आप मतलब याद करें तो आप 3 हेडिंग्स तो बेसिक माइंड में बिठा लें। एक तो वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो आप पढ़ रहे हैं वो होता क्या है, कैसे होगा, उसकी वजह क्या है और उसकी सिम्टम्स क्या है। ठीक है, कि होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से फैलेगा, ठीक है, बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट करेगा और किस वजह से हो रहा है, वो वजह भी आती हो। और चौथे नंबर पे आपको उसकी सिम्टम्स आती हो कि फिर आप मतलब कैसे जज करोगे कि मैं इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्या हूँ? इफेक्टेड हूँ। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि हर एक को अलग अलग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को तमाम हेडिंग्स के जरिए आपके सामने क्या करूं? एक्सप्लेन करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल भी इसका रट्टा नहीं लगाना, यानी कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि वो डिजीज, इस डिजीज के अंदर सारा का सारा जो एरिया इफेक्ट होगा वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का एरिया होगा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस के मतलब इस डिजीज के अंदर जो भी कुछ खराबी आएगी वो ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स में आएगी। तो प्यारे बच्चों देखें, इस तरह की हमने डायग्राम रेस्पिरेटरी एयर पैसेज वे के अंदर पढ़ा था। ये हमारे पास क्या होती थी? ट्रैकिया। ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी में इंटर होती थी तो 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती थी, जिनको हम क्या बोलते थे? ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई मजीद लंग्स के अंदर मजीद ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती थी, जिनको हम क्या बोलते थे? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते थे? ब्रोंक्यूल्स। अब इसमें क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब सबसे पहले तो आपको पता हो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। किसी भी डिजीज के खिलाफ हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पार्ट होता है वो क्या करता है? रिस्पॉन्स शो करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। दरअसल इन्फ्लेमेशन होता क्या है कि फाइट होती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट।
ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी डिजीज हार्मफुल जो हमारी बॉडी है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल डिजीज क्रिएट कर सकता है, तो हमारी बॉडी का वो जो नॉर्मल पार्ट है वो इन्फ्लेम होता है टू अगेंस्ट माइक्रोब, ठीक है, उस माइक्रोब के अगेंस्ट इन्फ्लेम होगा जिसने क्या पैदा करनी हो, डिजीज पैदा करनी हो। तो फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों कि मैंने इसके अंदर ब्रोंकाइटिस की काजेज में लिखा है कि ब्रोंकाइटिस जो है बैक्टीरिया, वायरसेस या केमिकल इरिटेंट्स की वजह से होती है। तो जैसे ही बैक्टीरिया या वायरसेस ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स के अंदर आएंगे तो ये ट्यूब्स क्या करती हैं, अपने अंदर से म्यूकस क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। इसका मैकेनिज्म मैंने लिखा है कि एक्सेसिव सिक्रिएशंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस ये ज्यादा से ज्यादा सिक्रिएट करना शुरू कर देती हैं। हमने एयर पैसेजवे में ये पढ़ा था कि म्यूकस क्यों सिक्रिएट होता है, म्यूकस भी सिक्रिएट होता है, फिर ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स भी मौजूद होते हैं, ब्रोंकाई के अंदर हेयर्स भी मौजूद होते हैं। तो वो हेयर्स और म्यूकस क्या करते हैं, पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, किसी भी माइक्रोब को जो हमारे रेस्पिरेटरी एयर पैसेजवे के लिए हार्मफुल है उसको क्या करते हैं, म्यूकस और हम एयर की हेयर्स की मूवमेंट के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो फौरन ही जिस तरह ही बैक्टीरिया और वायरस ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में आएंगे तो ये क्या करते हैं, ये ट्यूब्स क्या करना शुरू कर देती हैं, एक्सेसिव सिक्रिएशंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस को ज्यादा से ज्यादा सिक्रिएट करना शुरू कर देती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स उसकी वजह से होगा क्या, स्वेलिंग हो जाएगी, ट्यूब्स में सूजन आ जाएगी, ठीक है। अब वो ट्यूब्स जब सूज जाएंगी तो फिर क्या हो जाएंगी, नैरो, तंग हो जाएंगी। उसकी मैंने देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में मैंने जो ये डॉट डॉट शो किए हैं कि इन्होंने क्या कर रखा है, म्यूकस रिलीज कर रखा है अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस, जो भी चीज अंदर आई है, ताकि वो बीमारी क्रिएट ना कर सके, उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अब अगर वो ज्यादा मिकदार में आ जाए तो बहुत ज्यादा म्यूकस क्या होना शुरू हो जाता है, सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर भी डायग्राम में डियर स्टूडेंट्स दिखाया है कि आप देख लें कि ये जो हमारे पास इफेक्टेड ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई है, जिसके अंदर देखें सरफेस एरिया बहुत नैरो है, कि हवा के लिए एक्सचेंज का जो एरिया है वो बहुत कम है। लेकिन आप हेल्दी के अंदर देख सकते हैं, देखें ये थोड़ा सा क्या है, ओपन है, मतलब इजीली हवा यहाँ से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन का भी आपको डियर स्टूडेंट्स पता लग गया होगा कि इन्फ्लेमेशन दरअसल एक इम्यून सिस्टम क्रिएट किया, इम्यून सिस्टम का नाम है जो किसी भी माइक्रोब को क्या करता है, किल करता है, ठीक है। इसके बाद ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन हो गई, कॉज इसका क्या है, फिर मैकेनिज्म क्या है कि किस तरीके से होगा, किस वजह से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अब इसकी आगे आ जाती हैं टाइप्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, राइट द टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, नेम भी आ सकता है या डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है। तो ब्रोंकाइटिस की डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है इसमें कोई भी लंग के टिश्यूज को लंग के टिश्यूज की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को परमानेंट कोई डैमेज नहीं होता, मुस्तकिल डैमेज नहीं होता, थोड़े वक्त के लिए होता है ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस, लास्ट फॉर 2 वीक्स, उसके बाद क्या हो जाता है, बंदा रिकवर हो जाता है। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लास्ट फॉर 3 months to 2 years एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, इसके अंदर मतलब के क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, और ये फिर जो टाइप है ब्रोंकाइटिस की, ये 2 साल से 3-4 माह तक क्या करती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेप्टम्स, कि ब्रोंकाइटिस के सेप्टम क्या है, ये देखिए, हाँ, हम मतलब के जब हमारी बॉडी में म्यूकस आ जाएगा एयर पैसेजवे के अंदर तो खांसी होती है, हम खांसी के जरिए ही क्या करते हैं, वो म्यूकस बाहर निकालते हैं, तो कफ बढ़ जाएगी, जब म्यूकस ज्यादा है तो कफ बढ़ जाएगी। अच्छा, माइल्ड व्हीजिंग, हल्की सी सीटी की आवाज, जब म्यूकस गड़गड़ाहट की आवाज हमारी चेस्ट से हमें क्या होती है, महसूस होती है। इसके अलावा बुखार, सर्दी, फीवर, चिल्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने भी हमें क्या होगी, तंगी होगी। तो डियर स्टूडेंट जितने भी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, तो आप इन सब के अंदर फीवर, चिल्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो है, मतलब सांस लेने में तंगी, क्योंकि है ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो सांस लेने में तंगी होगी। तो ये 2-3 कॉमन सी हैं, या आप हर किसी के अंदर सिम्टम्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपको कराऊं अच्छे तरीके से, आप इसकी हेडिंग के जरिए प्रिपेयर करें, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हेडिंग के जरिए ही इसको लिखें,
कि इसकी पहले डेफिनेशन मुमकिन है, कुछ डायग्राम भी आप अपने तरीके से जो आपको मुनासिब लगे वो बना सकते हैं। तो मैंने साथ साथ इसको इसी तरीके से इन टॉपिक्स को मैं क्या करूँगा, कवर करूँगा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्या आ जाए, समझ आ जाए। अगर कोई फिर भी आपको कोई बात इसमें समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डियर स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। अगर हमारा टॉपिक आपको समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।